नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले मैंने जो न्यूज़ दिखाई थी और उस न्यूज़ में मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि डीजीटी की वक्त दृष्टि जो है तो प्राइवेट आईटीआई पे कैसे पड़ेगी। डीजीटी ने स्टेट लेवल पे जो है तो मीटिंग किया और वहाँ पे 4-5 उन्होंने पॉइंट रखा हुआ था। उसमें एक पॉइंट था कि NCVT MIS पोर्टल पर जो ट्रेनर हैं जो पढ़ाते हैं आईटीआई में तो उनका रिकॉर्ड रखा जाए। इसके बाद जो है तो रीअफिलेशन के लिए कि कैसे जो QCI वाले हैं, अफिलेशन वाले जो QCI के अलावा भी हैं जिनका 5 साल हो गया है तो उनका रीअफिलेशन कैसे किया जाए। इसके बाद ग्रेडिंग का किया जाए, इसके बाद शिफ्टिंग का और NOC का, ये सारे पॉइंटों पे बात हुई है। आपने देखा होगा कि आपको कल एक लेटर जारी कर दिया गया है, परसों ही लेटर शाम को जारी कर दिया गया है कि MIS पोर्टल पे जो है तो जो आपके प्रशिक्षक हैं, टीचर हैं, ट्रेनर है, उनकी जो है तो एंट्री करिए आप। बस वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा फंसाएंगे और वही आपका डेथ जोन है। अब चलिए मैं आपको वो चीज़ें कल बता दिया था कल की न्यूज़ में कि आपको क्या क्या करना है और इस पे अभी 2-4-5 दिन बहस चलेगी, मुद्दे चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा जितना मेरे को जानकारी है, जितना मेरे को तजुर्बा है और जितने मेरे को न्यूज़ सूत्रों के द्वारा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें। अब जो है तो ये स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे हो तो आप ये देखिएगा, अब मोबाइल के थ्रू ऐप उनका है, उस ऐप के थ्रू ही जो है तो निरीक्षण होगा और वहीं पे लॉक हो जाएगा। तो जो निरीक्षण करने जाएंगे 3-4 लोग की जो टीम जाएगी, लगभग 4 लोगों की टीम बनी हुई है। देखिए फिर कितने लोग जाते हैं स्टेट को मिला करके। तो अब जो है तो पहले पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं। जो 23 पॉइंट हैं उस 23 पॉइंट के अलावा भी आपको मैं साइलेंट जो डेथ जोन होता है उस पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है तो आप देख लीजिए कि वो मांगेंगे आपके, पहले तो इंफॉर्मेशन आईटीआई का रहता है, पूरा आपका भरेंगे। पहला तो वो इंफॉर्मेशन भरेंगे, पूरा प्रिंसिपल का नाम वगैरह, आपके आईटीआई का पूरा एड्रेस भरेंगे। लेकिन जब पॉइंट पे बात आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आ जाएगी तो यहाँ से चालू होगा। तो सबसे पहले लैंड डॉक्यूमेंट मांगेंगे। लैंड डॉक्यूमेंट में आपको बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से आपको जो आपकी लीज एग्रीमेंट हो और अगर आपका रेंट हो, आपकी खुद की बिल्डिंग हो, तो वो सारी चीज़ें बढ़िया से स्कैन करके करिएगा, खास तौर से लीज का एक्सपायरी डेट को देखते हुए। तो पहला आपका ये वाला लैंड का डॉक्यूमेंट मांगेंगे जिसमें डाइवर्सन ओवर्सन सब कुछ मांगेंगे, ठीक है ना। जो डाइवर्सन होता है वो भी मांगेंगे, पूरी सारी चीज़ें, और लोड भी करेंगे। इसके बाद वो दूसरे नंबर पे आएंगे बिल्डिंग सर्टिफिकेट पे। तो बिल्डिंग सर्टिफिकेट पे जब आएंगे तो आपको इतनी चीजें याद रखना है कि BCC आप लोग सब जानते हो कि BCC आपका, और प्लान लेआउट और MKS सिस्टम का मैप, नक्शा, ठीक है। BCC, प्लान लेआउट और MKS सिस्टम का मैप है ना, वो भी किससे, B-ARC आर्किटेक्ट से साइन किया हुआ और उसका सर्टिफिकेट, ये जरूर रखिएगा आप लोग अपने पास। तीसरे पॉइंट पे आते हैं तो बिजली का बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। वैसे आप कोशिश करिएगा कि 1 साल की बिल की फाइल आप बना लीजिएगा तो बेहतर है। नहीं तो अभी जिस दिन से मान के चलिए, जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी चालू हो तो 3 महीने, जैसे मान के चलिए कि मेरे को लगता है कि फरवरी या मार्च के बीच में ये निरीक्षण चालू हो जाएगा, तो आपको 3 महीने का कम से कम बिजली का बिल, मीटर की सीलिंग रिपोर्ट और कितना कनेक्शन है, कितने किलोवाट का लोड है, कितना लोड है, कितने केवी का लोड है, और बिजली का कनेक्शन का इशू डेट किसके नाम से है और कौन से एथराइज्ड पर्सन ने इसको इशू किया है, वो वाला लेटर आपको रखना ही रखना है। और कितने फेस है आपके यहाँ, 3 फेस लाइन चलती है, आप लोग जानते हो ना कि 3 फेस ही लाइन होती। और सबसे बड़ा है कि मीटर का सील नंबर, और याद रखिएगा आप कोई गलत चीजें नहीं भर सकते हो। जो आपने अपने पहले उसमें डाला है ना
तभी मान के चलिए अगर मीटर ख़राब है तो मीटर ख़राब करने का और बदलने की आपको पास लेटर होना चाहिए और उसका पूरा प्रमाणित लेटर होना चाहिए वहाँ से JEO से, जो आपके बिजली विभाग के होते हैं, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा फंसोगे आप लोग, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे जब आएंगे आप तो मशीनरी के बिल। अब बिल कौन से? जो आपने पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? उसको, जहाँ से आपने खरीदा है। तो उतना याद जान लीजिएगा कि GST UST काटा हुआ बिल होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ नहीं, कमेटी जो है ना तो आपको रैंडम चेक करेगी उस बिल वाले को, जहाँ से बिल ले आए हैं वहाँ से वो पेमेंट का पूछेंगे, GST नंबर पूछेंगे और ये बिल आया था कि नहीं आया था, दोनों को क्रॉस होगा। अगर कुछ दिक्कत हुई तो आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। अब 5वां नंबर जो है तो स्टॉक रजिस्टर। अब स्टॉक रजिस्टर में आप लोग स्टॉक रजिस्टर के बारे में ये जानते हो 5वें नंबर में स्टॉक के बारे में कि जो सामान है उसके बारे में, ठीक है ना। स्टॉक रजिस्टर का महिमा मंडल आप लोगों को पता ही नहीं है किसी को। स्टॉक रजिस्टर का मतलब होता है जितना भर सामान है उसका ट्रेड बाई एंट्री करना चाहिए आपको। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास 4 ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फिटर, डीजल, कुछ भी 4 ट्रेड है। एक ट्रेड की बात कर रहा हूं। एक ट्रेड कौन सा हो गया है आपका? इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर में जो सामान है, मशीनरी है ना, वो आप लोग लिख लेते हो, उसको मैं बताया नहीं जाता हूं कि आपने लिख लिया कि ये इलेक्ट्रिकल का है तो ये सामान, ये सामान। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान नहीं देते हो, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले वर्कशॉप एंट्री होगी, इलेक्ट्रिकल का बिल, वो इलेक्ट्रीशियन का स्टॉक रजिस्टर बनेगा, एंट्री होगी, लिखा होगा वर्कशॉप। कितने वर्कशॉप है आपके पास? सपोज करिए कि 21 के 2 वर्कशॉप है, मैं ऐसे बता रहा हूं। और क्लासरूम कितनी है? 2 है। तो आप सबसे पहले वर्कशॉप किस में जाएंगे? इलेक्ट्रिकल 1 में। अब वहां क्या देखेंगे? सामान तो आप पूरा वो बना ही लेंगे लिस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूं, जिसको वो मेजर देखते हैं, सब कोई देखता है, पंखे कितने लगे हैं। अब मान के चलिए कि एक वर्कशॉप में 4 पंखे लगे हैं, 2 ट्यूबलाइट लगी हैं, 3 बल्ब लगा हुआ है, 2 अलमारी रखी हुई हैं, कितने कुर्सी टेबल रखे हुए हैं, ये सब की एंट्री होती। अब तो आप कैसे लिखोगे? 4 पंखे, वर्कशॉप में 4 पंखे, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक वर्कशॉप ऑब्लिक 01 फैन, फिर वही 02 फैन, 03 फैन, 04 फैन। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन में 4 पंखे लगे हैं, तो 1 2 3 4। और कैसे लिखोगे? उसके ऊपर, फैन के ऊपर पेंट से एंट्री करोगे। सेम ऐसे 4 ट्यूबलाइट है तो 1 2 3 4 ट्यूबलाइट, लेकिन उसका नंबरिंग कैसे करोगे? इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक वर्कशॉप ऑब्लिक 01। ऐसे ही चेयर, ऐसे ही टेबल, ऐसे ही अलमारी, जो भी वर्कशॉप में होगा वो आपको लिखना होगा, ये आप जान लीजिए। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको भी फायदे होते हैं कि ये ट्यूबलाइट, ये पंखा कहाँ का है, तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का है, ठीक है ना। अब 2 आ गया मान के चलो वर्कशॉप, तो फिर क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ऑब्लिक 2। वहां क्या होगा? वहां भी 4 पंखे हैं। तो ये कहां के पंखे हैं? ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं, वर्कशॉप के हैं, 4 पंखे हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 वो ऐसे करके गिन लेते हैं। ट्रेनिंग उनकी इस बार ऐसे हुई है, वो गिन लेते कितनी ट्यूबलाइट लगी है। 4 ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का नंबर कहाँ है? आप दिखाइए नंबर कहाँ है, आप नहीं बता पाओगे। अरे सर 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं। आपको ट्यूबलाइट के ऊपर, राड के ऊपर लिखना पड़ेगा। बल्ब है तो बल्ब में मत लिखो, लेकिन हाँ चाहो तो आप बल्ब में भी लिख सकते हो। लेकिन पंखे और आपके एग्जॉस्ट फैन और चेयर, टेबल, अलमीरा, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको इसी तरह से एंट्री करनी पड़ेगी। आप इतना जान लीजिए। और बाकी स्टॉक रजिस्टर में जो भी सामान आया है उसकी एंट्री मस्ट है। किस डेट को आया है, किस डेट को आया है, किसने इसको देखा है, और बिल नंबर और पेमेंट, ये सब स्टॉक रजिस्टर। और स्टॉक रजिस्टर में सब अलग 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 चीज़ें होनी चाहिए। कोपा का अलग, तो डीजल का अलग, उसका अलग, उसका अलग, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, इसी में पकड़े जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग स्टॉक रजिस्टर बनाते हो, जनरली दिखा देते हो, और जो आते थे पहले ना मैनेज हो जाते थे, देख के चले जाते हैं। वो फोटो वोटो खींचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। 6वें में चलते हैं, रॉ मटेरियल रजिस्टर। अब रॉ मटेरियल रजिस्टर में कितना सामान आया है, कंजम्पशन कितना हुआ है और कितना बना हुआ है। रॉ मटेरियल में जनरली होती है इन और आउट।
माने कितना सामान किस डेट को निकला है और कितना बचा है। कायदे से तो ये होता है कि 10 बजे 10 लड़के ने ये सामान लिया और उसको इतने चीज बना के 4 बजे जमा किए, तो इन और आउट दोनों चीजें होती हैं, वो आप बना लीजिएगा। अब कौन से किस बैच के लिए कितना मटेरियल खरीदा है उसका बिल, ठीक है, और क्या बना हुआ है वो भी सारी चीजें होनी चाहिए आपको, और वो रजिस्टर नंबर आपको। 7वें नंबर पे आते हैं स्टाफ का अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें जो होता है याद रखिएगा कि ये एक आपको लेटर भी दिखा देता हूँ अतुल तिवारी जी का। ये CITS के लिए था कि जो ITI में स्टाफ रखे जाएंगे वो CITS वाले रखे जाएंगे। तो CITS आप देख लीजिएगा, जितने मिलते हैं उतने रखिए, नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हैं आपके पास उपलब्धता है तो आप रखिए, नहीं है तो उसमें आपको NC नहीं आएगी आपकी, लेकिन वो आएगा, आप जो रेशन आएगा उसमें आप लिख करके दे सकते हो कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन स्टाफ अपॉइंटमेंट में इतनी चीज़ें याद रखना कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में ज्वाइनिंग लेटर, और इसके बीच में यहीं पे मेरी चीज़ों को सुनिएगा, बहुत सारे लोग होशियार बन जाते हैं। आपके जो चेयरमैन या सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट देना होता है, ठीक है ना, तो यहाँ जो सारी चीज़ें होती है ना, तो ये बैठक की कार्रवाई में आपको एक प्रस्ताव करना पड़ेगा कि हमने इस दिनांक को इन प्रस्तावित किया ये और इनको इस पद के लिए रखा गया है। आप लोग हमेशा सोसाइटी को तो अलग ही करके रखे हो, तो बैठक की कार्रवाई जरूर किया करो। ये आगे बताऊंगा पूरी सारी चीज़ें। 8वें पॉइंट पे अब 7वां पॉइंट हो गया है आपका, अब 8वें पॉइंट पे आ जाते। अब देख लीजिए 8वें नंबर पे स्टाफ अटेंडेंस। इसमें जो है तो अटेंडेंस बायोमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना है। बायोमेट्रिक मशीन आपकी लगी है कि नहीं लगी है, वो कब की देख सकते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। साल भर का देख सकते हैं, 2 महीने देख सकते हैं, 3 महीने के देख सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि बैच के हिसाब से आप पकड़े जाओगे कि आपकी शिफ्ट कब चल रही है। सुबह वाली शिफ्ट चल रही है और दोपहर वाली शिफ्ट चल रही है, तो सुबह कितने बजे शिफ्ट चली है, 6 बजे चली है, 7 बजे चली है, तो 7 बजे एंट्री है कि नहीं है ना, कि 10 बजे ही एंट्री है, ये कई बार है, कितने बजे आना। स्टाफ अटेंडेंट से 2 चीज़ें पकड़ जाती है कि आपके यहाँ जो शिफ्ट चल रही, तो सुबह वाली शिफ्ट में कितने लोग आए थे और फिर कितने वो 2 बजे चले गए, फिर 2 बजे वाली शिफ्ट जो आई तो वो शाम को कितने बजे, 5 बजे कितने लोग गए, तो इससे वो कैलकुलेशन निकाल लेते। हमारे जैसे टेढ़े आदमी अगर गया तो ये मारेगा आपको, ये मान लीजिए। तो आप देख लीजिए, आप मैनेज कर लीजिए उसको, मैनेज क्या होगा आपका। ऐसे ही आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड, आप लोग रिकॉर्ड जो है तो ऐसे बना करके रखते हो, आप लोग स्टूडेंट का जो है तो रिकॉर्ड विधिवत रखा करिए। आपने कब एग्ज़ाम लिया है, उनके हेल्थ का क्या आपने चेकअप करवाया है कि नहीं करवाया, कितना उनका वजन है, कोई बीमारी तो नहीं है कि टीका उका लगा हुआ है, और क्या उन्होंने उनका प्रोग्रेस कार्ड क्या है, आपने क्या चीज़ें किया है, उनका स्टडी रिकॉर्ड जो है तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड में आपने सिर्फ तिमाही, चौमाही, पचाही एग्ज़ाम भर कर लिया, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रखना चाहिए, आपके उनके हेल्थ के इश्यूज़ को भी रखना चाहिए। ये सब पॉइंट देते हैं आपको, और ये क्यों ज़रूरी है, आगे बहुत बड़ी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है तो मशीनरी इंस्टॉलेशन इन्फो। अब इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कह लेते हो कि हाँ ये मशीन इंस्टॉल हो गई, ये मशीन इंस्टॉल हो गई, उसका बाकायदे विधिवत फ्लो चार्ट होता है मेरे भाई। खास तौर से आप लोग, तो मैं सच बता दूं, ना तो आप मशीनरी के इंस्टॉलेशन के बारे में जानते हो और ना ही ट्रेड मशीन, जैसे ये लगा दिए ना, और वो कंसल्टेंट आ गए और दलाल आ गए बीच में, जैसे लगा दिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इंस्टॉलेशन का एक रिपोर्ट होता है, एक प्रोग्रेस होता है कि कौन सी मशीन कहाँ लगी है, कब लगी है, किसके थ्रू लगी है, कैसे लगी। हालांकि इसका वो फ़ोटो खींच करके ले जाएंगे, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ कि मोटर पैनल आगे होना चाहिए, मोटर पीछे होना चाहिए, ठीक है ना, और 4x2 के ठीहे होने चाहिए। चाहो तो एक मशीन रखो और चाहे तो 4x को 8x2 कर लो, फिर है ना 8 का फिर 12 कर लो, 3 मशीन एक में कर लो या 2 मशीन कर लो। जनरली क्या है, कई लोग एक साथ लेकर के चले जाते हैं, एक साथ नहीं, बीच में गैप होना चाहिए, और पीछे ठीहे के पीछे जो जगह होती है वो जगह भी छोड़िए आप, और वहाँ पे जो है तो इनका स्विच लगाइए,
ताकि कुछ मशीन में जले उले तो वहाँ पे जा कर के सबका कट ऑफ होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये मैं फ़ोटो में भी दिखा दे रहा हूँ, आप ये समझ जाइए। कुछ इस तरह का बनाया करिए। और ख़ास तौर से लेथ मशीन, आप लोग लेथ मशीन हमेशा ऐसे कर देते हो। हमेशा याद रखिए कि लेथ मशीन ऐसा कभी भी नहीं रहेगी। लेथ मशीन हमेशा आगे पीछे रहेगी, ऐसे तिरछी में रहेगी, तिरछी। आप लोग ऐसे जो लगाते हो ना, तो ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे। मान लीजिए कि ये रूम है, तो इस रूम में आप लोग ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ना लगाइए, ऐसे लगाइए, ठीक है ना, ऐसे लगाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वो सब ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखते हैं। जरा हमें पॉइंट हो गया है आपका, अब बाद में पॉइंट में जाते हैं। सारी मशीनों को चलवाएंगे, वो देखेंगे, और विथ टूल किट। अब मशीनरी टूल किट के बारे में तो स्टाफ ने कभी आपको नहीं बताया होगा। मतलब जो टूल किट अलग चीज़ हो गई, ये आप टूल किट दूसरी चीज़ें समझ लेते हो आप, ठीक है। हर मशीन का अलग अलग टूल किट होता है, वो आपके पास रखना चाहिए। हमारे जैसे अगर गए होंगे निरीक्षण में तो वो लोग सब जान जाएंगे, जो हमसे पाला पड़ा है तो। और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई मोटर है ना, तो उस मोटर का क्या टूल किट है, क्या क्या सामान है, वो मैं दिखवाता था। ये रखो, कोई जानता नहीं है, समझ गए ना। तो ये चलिए ठीक है, लेकिन टूल किट आप लोग रखिए। बिल्कुल सबका टूल किट का एक वो होता है, बॉक्स होता है। अब एक मोटर से एक झोला भी आता है बड़े मोटे का, उसमें भी टूल किट रहती है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सारी मशीनरी चल रही है कि नहीं, सारी चीज़ें चेक करेंगे, उनका वीडियो बनाएंगे। 13 नंबर जो है तो ये है सुविधाओं के लिए। इसको कहते हैं एमेनिटीज़। इसका मतलब होता है कि सुविधाएँ आपके यहाँ क्या क्या है। सुविधाएं में दो चीज़ें बहुत ध्यान रखना। टॉयलेट है, वाटर कूलर है, कैंटीन है, पार्किंग है, लाइब्रेरी है, और एक कॉमन रूम। अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो कॉमन रूम होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि विकलांग, जिनको देवांग कहते हैं, अब देवांगों के लिए एक चेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हैं भी नहीं है तब भी ये चीज़ें आप जान लीजिए। और आपका मेडिकल का एक रूम होना बहुत ज़रूरी, ये सुविधाओं में ज़रूर किया करिए आप। ये सब फ़ोटो खींच ले जाते हैं, टॉयलेट के अलग से, स्टाफ का टॉयलेट, स्टूडेंट का और प्रिंसिपल का, जो पढ़ाई कर रही लड़कियां उनका अलग, वाटर कूलर। कब वाटर कूलर में ध्यान दीजिएगा, कब इसका प्यूरीफाई का डेट हुआ था, कब नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें। कैंटीन में आपकी गैस वैस चाय वाय बनाने को रही। पार्किंग में आपके गाड़ी खड़ी करने का वो पूरा और रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी की तो सुविधाएं हैं ही, लाइब्रेरी के पूरा सबका अलग, लाइब्रेरी में अलग ट्रेड बाई जो है तो बुक जमी रहनी चाहिए, और वहाँ सील, साइन और नंबर और रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिएगा। और ये क्यों हो रहा है फिर मैं आपको बताऊंगा। अब 15वें नंबर पे आते हैं तो बिल्डिंग की डिटेल डालते हैं पूरा। बिल्डिंग कितने बाई कितने की, कौन सा क्लासरूम है, पूरा ये सारी चीज़ें कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कितना एरिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालते हैं। 16 नंबर पे आ जाएं तो आईटी लैब के लिए। आईटी लैब की पूरी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आईटी लैब में भी आप लोगों को नंबरिंग करनी होगी कि कितने कंप्यूटर हैं, कितने क्या हैं, कितने नहीं है, कितनी टेबल है, वाईफाई है कि नहीं है, कितने इंच का कंप्यूटर है, कितने इंच की टीएफटी है, आपके सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका जो है तो 16 नंबर के बाद जो है तो आपका आ जाता है, सीधे सीधे चलते हैं 17 नंबर पे। तो 17 नंबर में एक चीज़ देखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या अवेलेबिलिटी है, माने और क्या है आपके पास, सामान क्या है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इस पे रहती हैं। वो आप जो भी दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर दुनिया भर की चीज़ें वो दिखा सकते हो। 18 नंबर में क्या है कि 18 नंबर में अदर एक्टिविटी क्या है आपकी, अगर क्या है, क्या करवा रहे हो आप, क्या नहीं करवा रहे हो, खेल मैदान, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो है तो ये सारी चीज़ें वो करवाते हैं। एक चीज़ और है जिसको आप ध्यान देना है आप लोग, सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। तो इसका मेजर्स का मतलब ये होता है ना कि सेफ्टी में फायर सेफ्टी, और फायर सेफ्टी, और वो बाल्टी में भरा हुआ, लाल बाल्टी पे लिखा हुआ जो रहता है, स्टैंड बना हुआ है, रेत, ठीक है। और फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें, ये फायर सेफ्टी का मामला जो है ना, जब से सूरत में आग लग गई और लड़के वहाँ ख़त्म हो गए कोचिंग सेंटर में, तो इसको मस्ट कर दिए। तो 19 पॉइंट को ज़रूर देखा करिए आप लोग कि सेफ्टी पॉइंट से आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें है जो अग्निशामक होता है। और एक रेत में 3 बाल्टियाँ करके
और उसको फायर सेफ्टी करके और आप उसका वो घोड़ा बना करके स्टैंड बना करके ज़रूर वहाँ रखा करिए, ठीक है ना। ये 20 नंबर का है कि थ्रेट्स, मतलब कोई धमकी उमकी अगर दिए दोगे ना आप लोग तो 20 नंबर में वो भर देंगे। कुछ धमकी उमकी दिए, नेतागिरी दिखाए कि हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, हम सपा के हैं, हम नेता हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, तो वो सब 20 नंबर को ध्यान रखना। 20 नंबर को चुपचाप भरते हैं। इसके बाद 21 नंबर में जो आता है उनका कि जो टीम के लोग होते हैं तो उनसे क्या आपका इंटरेक्ट हुआ है, क्या उन्होंने बोला है, तो उसकी सारी चीज़ें वो रखते हैं। इसमें टीम में डीजीटी के और एससीवीटी के और इंडस्ट्रियल के लोग रहते हैं जो रिमार्क देते हैं, तो ये वाला पॉइंट रहता है। 20 इसमें वो रहता है, ठीक है, 21 वाले में। और आपके 22 वाले में कुछ वो प्रश्नावली करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बारे में रहता है। जैसे आपके मशीन के टूल्स, इक्विपमेंट, पावर कनेक्शन और आपके जो है टीचिंग स्टाफ के बारे में कुछ बोलेंगे, रिमार्क लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर कि जो जितनी अवेलेबिलिटी है नाम्स के हिसाब से सभी ट्रेड के लिए, तो उसके लिए टीचर हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे और उसी समय पर वो डाल देंगे आपको। वर्कशॉप के, लैब के बारे में तो ये 7-8 क्वेश्चन लगभग पूछते हैं वो, 4 से हालांकि 4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, 4 क्वेश्चन ही डालते हैं वो, जिसमें लैब वेब के बारे में, लैब वर्कशॉप में कितनी क्या है चीज़ें। लेकिन ये जो मैं पहले बता चुका हूँ उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि मशीनरी है, स्टाफ है कि नहीं है, स्टाफ को सही सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही। पर 4 क्वेश्चन उनको स्टैंडर्ड है, वैसे 6 क्वेश्चन है पर 4 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उनका है। फिर वो 23 नंबर में अपना फाइनल रिव्यू डाल देते हैं। अब जो है तो यहाँ तक 23 पॉइंट हो गए। अब 23 पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊं, साइलेंट निरीक्षण में मारे जाओगे क्या, बैठक की कार्रवाई। बैठक की कार्रवाई आप लोग जरूर किया करिए, और हर महीने नहीं है तो 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, और एक आईएमसी कमेटी जरूर बना लीजिए, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर लीजिए। उसमें जो है तो आपके प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, 1-2 इंडस्ट्रियल आदमी को, डायरेक्टर आईटीआई को भी रखना चाहिए, जो गवर्नमेंट आईटीआई के होते हैं, जेडी होते हैं, पर गवर्नमेंट का अधिकारी, पर कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एक आईएमसी कमेटी ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आपका कैंपस जो है तो अगर पहाड़ी क्षेत्र में है तो 2 भागों में हो सकता है, परंतु दोनों के बीच में 1 किलोमीटर की जो है तो अधिक मान्य नहीं होगी। 1 किलोमीटर के अंदर ही 2-2 चीज़ें होनी चाहिए। ज़मीन या संस्था के नाम से आईटीआई का नाम पे 10 वर्ष की लीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और अगर किरायानामा है, बहुत सारी आप लोग जो गलती करते हो, तो किरायानामा आपके 500 से कम में नहीं होना चाहिए स्टाम्प पेपर पे। और भवन का जो है तो आपके मुख्य प्रवेश का जो माप है, द्वार है, वो 6 बाई 2.4 वर्ग मीटर की होना चाहिए। यदि आपका जो है तो आईटीआई भवन जो है लेंटर में है तो छत की ऊंचाई 10 फीट की होनी चाहिए। और वर्कशॉप यदि लेंटर में निर्मित है तो उसकी भी ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। और अगर इंडस्ट्रियल टीन है तो आप इतना मान के चलिए कि एक हिस्सा 12 फीट, दूसरा हिस्सा 16 फीट होना चाहिए। जैसे ये 12 और ये बीच वाला जो है तो 16 फीट होना चाहिए। ये ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। संपूर्ण पूरी बिल्डिंग आपकी जो है तो फर्श सीमेंटेड होना चाहिए। भवन में बिल्डिंग की सीढ़ियों की माप जो है ना, तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, तो 2 बाई 0.3 बाई 0.15 की होनी चाहिए आपकी, ये आप समझ लीजिए। अब एक और चीज़ बताऊं कि आपको साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड के लिए आईटीआई के बताया गया 2 बाई 1.5 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, या 3 बाई 1.5 स्क्वायर मीटर का, या 4 बाई 2.0 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, ठीक है। और आईटीआई का फुल नाम वहाँ पे होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, लोगो होना चाहिए स्किल इंडिया का। और एक चीज़ बता दूँ, बोर्ड, जितने ट्रेड के डिटेल, जितने ट्रेड हैं उनका नाम होना चाहिए, स्टाफ का पूरा डिटेल का बोर्ड होना चाहिए, एग्जिट बोर्ड होना चाहिए, डेंजरस साइन का बोर्ड होना चाहिए मीटर के पास, ये आप ध्यान लीजिए। पावर बैकअप की जो सप्लाई होती है उसके बारे में वहाँ पे भी एक बोर्ड होना चाहिए, वहाँ 3 फेस का होना चाहिए। और जो है तो वो सारी चीज़ें आपको ये करना पड़ेगा। और पावर बैकअप के लिए कि 50% आपका लोड कुछ अलग है, जैसे वो लगा देते हैं आजकल, क्या कहते हैं, नाम ही भूल गया मैं, सोलर पैनल है कि नहीं है। अच्छा, डीजल ट्रेड है अगर आपके पास, तो आपको 4 पहिए वाहन का आईटीआई या संस्था के नाम पे होना चाहिए भैया, वो एग्रीमेंट आप जान लीजिए। 4 स्ट्रोक का इंजन होना चाहिए, ठीक है। तो अग्नि
सुरक्षा का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, और इसका प्रमाण पत्र आपको अपने मीटर के पास भी लगाना चाहिए, अपने पास भी लगाना चाहिए। ठीक है, उसको बिल्कुल अप्रूवल होना चाहिए। जो अथॉरिटी होते हैं ना सेफ्टी वाले, वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो फायर सेफ्टी वाला मामला बहुत ख़तरनाक है। और जितनी भर बिल हैं और जितने भर आपकी खरीदारी हुई, सबका टैक्स इनवॉइस रखना बहुत ज़रूरी है। टेंडर आपने फाइनल किया है, वो 3 टेंडर होते हैं, 3 टेंडर का डॉक्यूमेंट आप मंगवाते हो, तो आपकी सोसाइटी ने कब उसको अप्रूवल किया, ये सारी चीज़ें रखें। कौन से गाड़ी से आया है, कब आया है, उसका BIS नंबर, ISO नंबर, दिन नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट सब कुछ रखना पड़ेगा। स्टाफ के लिए वोटर ID कार्ड और उनके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये हाई स्कूल 10th की, 12th की, ITI डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारे, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अकाउंट का डिटेल, और सैलरी कब ट्रांसफ़र किए हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, टाइम टेबल बड़े बोर्ड पे लगा आपको मिलना चाहिए। कितने बजे से इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे से इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे से इतने बजे थ्योरी का है, इतने बजे प्रैक्टिकल का है, इतने बजे खेलने का है, इतने बजे कूदने का है, वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। सोसाइटी के सारे कागज़, पेन नंबर से लेकर के पूरी जितनी है, जितने सोसाइटी के मेंबर हैं, रेजुलेशन आप जो पास किए हो, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो सोसाइटी के पार्टनर हैं, वो हैं मेंबर हैं, उनका भी, डायरेक्टर का भी, जितने सारे लोग हैं आपके पास, वो होनी चाहिए। और टीम जब अंतिम निरीक्षण कर लेती है, तो आपको एक चीज़ कह दूं कि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अपने से वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखिए ज़रूर, क्योंकि फिर वो आपके लिए सबूत होती है, इतनी आप याद रखिएगा। और कुछ चाहें तो आप फ़ोटो खींच लें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, कि वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट देखेंगे साइलेंट है। वेबसाइट में जो है तो इनके अनुसार, ITI के वेबसाइट में जो है तो पूरे कैसे बनती है वो, कितनी आपकी शिफ्ट है, क्या आपके बारे में है, कितने स्टाफ हैं, उनकी फ़ोटो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, जो आप काम किए हो। तो वेबसाइट में सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ये आप याद रख लीजिएगा। तो वेबसाइट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अभी बहुत सारी बातें करने के लिए रह गई हैं, और जो मैंने बोला है कि साइलेंट, जो डेथ साइलेंट निरीक्षण का है ना, तो अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। कल उसको बताऊंगा आपको, धीरे धीरे करके रोज़ बताता रहूँगा आपको, बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। कल छोटे छोटे और पॉइंट बताऊँगा, और आप लोग विश्वास रखिए कि अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको चाहे ED आ जाए, चाहे CBI आ जाए, चाहे QCI आ जाए, चाहे DGT आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। आपको 5 साल का मिला है मेरी वो अफिलिएशन, तो आगे भी मिलेगा, और आप इसको लिए घबराइए नहीं। मैं हूँ, मैं आपको जो है तो हमेशा न्यूज़ में अवेयरनेस के लिए ये बना हुआ है प्रोग्राम, तो अवेयरनेस के लिए मैं ये दिखाऊंगा। हाँ, आप बाकी लोगों को बोलिए ज़रूर कि वो इस शो को देखें। आप अपने इंस्ट्रक्टरों को बोलिए, प्रिंसिपलों को बोलिए, और अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, या व्हाट्सएप पे मेरे को आप अपने सवाल ज़रूर लिख दीजिए। उसका जवाब मैं अगले शो में मैं आपको जवाब दूंगा आपको। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।